स्वागत है आप सभी का नेक वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लोज नंबर 35 से। तो 35 में इसमें टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है डिलीवरी के रिलेटेड। तो कोई भी पोस्ट डालिए भाई तो डिलीवरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब उसी के बारे में सबसे पहले क्लोज नंबर 35 में गलत नहीं सोचना है। 35 में क्या है आपके पास डेफिनेशन। तो डिलीवरी की डेफिनेशन क्या है, वितरण की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। Delivery of postal articles at house or office of addressee or to addressee or his servant or agent or other person authorized to receive articles under Post Office Act। पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर, ठीक है जी, कोई भी पोस्टल आर्टिकल है उसका वितरण करना और किसे करना, ठीक है जी, एड्रेसी का जो प्राप्त करता है उसके घर पर या उसके ऑफिस पर, ठीक है, या फिर एड्रेसी को खुद या उसके सर्वेंट या एजेंट को या फिर एड्रेसी के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अधिकृत किया गया है तो उसे उस लेख का वितरण करना, ये क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी डिलीवरी की, वितरण की। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 35। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, पंजीकृत वस्तुओं का वितरण कैसे करना है। नो रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर्ड टू एड्रेसी, कोई भी लेख जो है वो वितरित नहीं किया जाएगा और कब तक नहीं किया जाएगा, अनटिल ही और हिज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग हैज साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जब तक रजिस्टर्ड आर्टिकल का जो एड्रेसी है जो प्राप्त करता है या उसके द्वारा, ठीक है, जो प्राप्त करता है उसके द्वारा कोई अधिकृत एजेंट या फिर वो स्वयं उस लेख के लिए एक रिसिप्ट पर साइन नहीं करता तब तक उस लेख का वितरण उसे नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है तब तक उसका वितरण नहीं किया जाएगा जब तक उस रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए प्राप्तकर्ता के द्वारा या प्राप्तकर्ता के द्वारा अधिकृत एजेंट के द्वारा एक रसीद के ऊपर, ठीक है, निर्धारित फॉर्म के ऊपर ये रसीद होती है जिसके ऊपर उसे साइन करने पड़ेंगे, तभी वो उस लेख का वितरण ले पाएगा। क्लोज नंबर 35 है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी, वितरण के लिए पेश की गई वस्तुओं को लेने से मना करना। अब कुछ मेरे जैसे भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब उनके लिए रजिस्टर्ड आर्टिकल जाता है पहले वो 100 सवाल पूछेंगे कि कहाँ से आया है, क्यों आया, ये वो जो भी है, और फिर बाद में बोलते हैं मुझे नहीं लेना है, ठीक है, वापस भेज दो, यह सारी चीज़ें। अगर ऐसी स्थिति आती है तो कैसे पोस्ट ऑफिस उसके ऊपर एक्शन लेता है या क्या किया जाता है। इफ़ एड्रेसी while refusing to take delivery on presentation of registered article, कोई भी प्राप्त करता है जब उसको पंजीकृत वस्तु प्रेजेंट की गई, प्रस्तुत की गई और वो उसे लेने से मना करता है, लेकिन साथ में क्या करता है, जब वो मना करता है उसके बाद मेक्स एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर डिटेंशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, पहले तो एक तो वो मना कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, पोस्ट ऑफिस जो डिलीवरी वाला है, ठीक है, जहाँ से उस लेख का वितरण होने वाला है वहाँ पे एक एप्लीकेशन देता है किसके संबंध में, कि ये जो लेख है इसको रोक के रखा जाए, फॉर डिटेंशन ऑफ आर्टिकल। और एड्रेसी नोट फाउंड एट एड्रेस ओन आर्टिकल, ठीक है, जो लेख के ऊपर, जो उस आर्टिकल के ऊपर एड्रेस दे रखा है वहाँ पे एड्रेसी प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या किया जाएगा, The article shall be detained in post office for a period not exceeding 7 days। ठीक है, ऐसी स्थिति में उस लेख को, उस रजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में, डाक घर में 7 दिनों की अवधि तक रोक के रखा जाएगा। ठीक है, 7 दिन से अधिक के लिए नहीं रोकेंगे। 8वें दिन के बाद उसको, 8वें दिन के बाद नहीं, 7वें दिन के बाद और 8वें दिन उसको ऑफिस ऑफ, जहाँ से पोस्टिंग का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को उसे वापस भेज दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल जब किसी एड्रेसी को किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है और वो उसे लेने से इनकार करता है, लेकिन साथ में वो डिलीवरी ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे देता है उस लेख को रोकने के लिए, या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पोस्टल आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे एड्रेसी मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में 7 दिनों की अवधि तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा की अवधि के लिए आप रोक कर नहीं रखेंगे। रख सकते हैं लेकिन कंडीशन है, नॉर्मली 7 डेज़ के लिए रोक के रखा जाता है। 7 डेज काउंटेड फ्रॉम, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 दिन तो हमने कर लिया कि भाई 7 दिन के लिए रोक के रखा जा सकता है। अब ये जो 7 दिन है कब से गिने जाएंगे, काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन टू एड्रेसी और फ्रॉम द डेट इट इज लास्ट सेंट आउट फॉर डिलीवरी एज द केस में बी। तो इसके 7 दिन जो गिने जाएंगे, या तो जब प्राप्तकर्ता को इसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, जब हमने ये वाली कंडीशन की ना कि वो प्रेजेंट किया, उसको लेने से इनकार करता है, तो अगर वो वाली कंडीशन है तो जब उसको, जिस दिन उसको प्रेजेंट किया था उस दिन से लेकर 7 दिन गिने जाएंगे। दूसरी कंडीशन में जब वो नहीं मिलता है, ठीक है, एड्रेसी प्राप्तकर्ता उस एड्रेस पर नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जब उसको लास्ट बार वितरण के लिए भेजा गया था तो उस समय से लेकर 7 दिन गिने जाएंगे। तो ये 7 दिन आपने ध्यान
रखना है कब से गिने जाएंगे, ये 2 कंडीशंस इसमें हो जाएंगी। If addressee fails to take delivery of article from post office within period of 7 days, article will be returned to office of posting for delivery to sender। अगर इन 7 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता पोस्ट ऑफिस से उस लेख को लेने में असफल रहता है, फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, उस लेख को कहाँ को भेजा जाएगा, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कौन सा कार्यालय हो जाएगा, जहाँ से उस लेख को सेंडर ने भेजा था, प्रेषक ने भेजा था वितरण के लिए, उसी पोस्ट ऑफिस को वापस भेज दिया जाएगा ताकि उसे सेंडर तक वापस पहुँचाया जा सके। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन से दिन, ठीक है, कौन से दिन आपका जो लेख है वो पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को वापस भेजा जाएगा। तो कौन से दिन, 8वें दिन, ठीक है। कई बार क्या पूछा जाता है कौन से दिन के बाद, तो उसमें क्या आ जाएगा 7वें दिन के बाद। तो ठीक है, 7 और 8 दोनों ध्यान रखने हैं। अगर पूछा जाएगा कि कौन से दिन के बाद तो आ जाएगा 7वें दिन के बाद, और अगर पूछा जाएगा कौन से दिन तो क्या हो जाएगा 8वें दिन, ठीक है। तो इसी तरह से छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जाती हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इनको कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, आगे चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। रिमार्क रिफ्यूज्ड रिकॉर्डेड ऑन आर्टिकल इफ एड्रेसी फेल्स टू टेक डिलीवरी आफ्टर रिक्वेस्टिंग फॉर डिटेंशन। अब एड्रेसी ने जो था प्राप्त करता था, उसने उसके लिए रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी ऑफिस ऑफ जो भी था डिलीवरी वहाँ पे कि मेरा आर्टिकल जो वो डिटेन करके रखा जाए। अब उस एप्लीकेशन के बाद भी, ठीक है, वो 7 दिनों के भीतर उस लेख का वितरण नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस लेख को जब 8वें दिन भेजा जाएगा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के लिए, तो उसके ऊपर क्या रिमार्क दिया जाएगा, रिफ्यूज्ड, ये वाला रिमार्क लिख के उसे वापस भेजा जाएगा। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये ऑफिस ऑफ पोस्टिंग की। पोस्टिंग का कार्यालय क्या होता है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ सेंडर, ठीक है जी। ऐसा कार्यालय, ऐसा पोस्ट ऑफिस जो प्रेषक के पते पर काम करता है। लेकिन कौन सा होता है, ये भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होता है। ये मत कर देना ऑफिस ऑफ पोस्टिंग की और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस नहीं होता है। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग भी आपका वितरण डाकघर होता है, लेकिन ये किसके पते पर काम करता है, सेंडर के पते पर। ऑफिस ऑफ आपका डेस्टिनेशन एड्रेसी के पते पर काम करेगा, प्राप्तकर्ता के पते पर काम करेगा। क्लोज नंबर 38 है आपके पास, स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू फर्म्स एक्सेट्रा। फर्म इत्यादि को रजिस्ट्री वस्तुओं के वितरण की विशेष पद्धति। अब ऐसा क्यों है, क्यों इनके लिए स्पेशल प्रोसीजर है, क्योंकि अब कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है तो उसके लिए बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स प्राप्त होते हैं। अब एक एक आर्टिकल के लिए आप सिग्नेचर करवाएंगे तो भाई 2-3 व्यक्ति चाहिए एक दिन में उन सभी को साइन करने के लिए। अब इनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, और ये स्पेशल प्रोसीजर क्या है, फर्म्स रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। कोई भी ऐसी फर्म जो बड़ी संख्या में पंजीकृत वस्तुओं को प्राप्त करती है, एंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट इन डुप्लीकेट, तो उन सभी वस्तुओं को एक लिस्ट, एक विशेष सूची होती है और डुप्लीकेट में वो बनाई जाती है, उसमें उन सभी लेखों को दर्ज कर लिया जाता है, एंटर किया जाता है। विच इज़ प्रेजेंटेड अलोंग विद द आर्टिकल्स, एक्नोलेजमेंट फॉर्म्स एक्सेट्रा टू एड्रेसी। और फिर उस लिस्ट को सभी आर्टिकल्स सहित और साथ में अगर उनके साथ एक्नोलेजमेंट फॉर्म्स हैं, उन सभी के साथ एड्रेसी को प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। हु विल रिक्वायर टू साइन अपर कॉपी इन टोकन ऑफ रिसिप्ट ऑफ लोअर कॉपी ऑफ लिस्ट ऑल आर्टिकल्स, रिटर्न द साइंड एक्नोलेजमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि जब उस एड्रेसी को, उस प्राप्तकर्ता को वो वाली लिस्ट साथ में आर्टिकल्स और जो भी एक्नोलेजमेंट फॉर्म्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे, तो वो क्या करेगा, उस लिस्ट की जो, क्या, उस लिस्ट की जो ऊपर वाली कॉपी होगी, क्योंकि डुप्लीकेट में बनाया, एक लिस्ट नीचे होगी एक ऊपर वाली, तो जो ऊपर वाली कॉपी होगी वो उसके ऊपर एड्रेसी साइन करेगा। और साइन क्यों करेगा, कि उसने सभी आर्टिकल्स, ठीक है, इन रिसिप्ट ऑफ, कि उसने नीचे वाली कॉपी लिस्ट की जो है वो प्राप्त की है, साथ में उसने जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको प्राप्त किया है, ठीक है, और साथ में उसके बाद वो क्या करेगा, जितने भी एक्नोलेजमेंट फॉर्म्स वगैरह होंगे उनको रिटर्न करेगा साइन करके। तो इन सभी के लिए कि उसने लोअर कॉपी भी प्राप्त कर ली है, लिस्ट की सभी आर्टिकल्स और एक्नोलेजमेंट्स प्राप्त कर लिए, इस चीज के लिए वो क्या करेगा, अपर कॉपी के ऊपर साइन करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नो इंडिविजुअल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द आर्टिकल्स एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट। अब जो स्पेशल लिस्ट होगी, जो स्पेशल लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें जितने भी आर्टिकल्स को एंटर किया जाएगा उनके लिए अलग से कोई भी इंडिविजुअल लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। तो हमने किया, क्योंकि ऊपर हमने जब पढ़ा कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसका वितरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिए प्राप्त करता है उसका जो भी एजेंट है वो एक रिसिप्ट के ऊपर, रसीद के ऊपर साइन नहीं करता है। तो जब भी आपके स्पेशल लिस्ट में इन सभी आर्टिकल्स को एंटर कर दिया तो उनके लिए अलग से कोई रिसिप्ट नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, वो सभी उसी में रहेंगे। आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्जेस आर ड्यू टू बी रिकवर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट।
अब कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस ड्यू हैं, अब ड्यू चार्जेस क्या होते हैं, अब मान लीजिए मैं किसी लेख को भेजता हूँ, अब मेरे जैसा कंजूस जब भी भेजेगा हो सकता है वो उसके ऊपर पूरे चार्जेस ना दें। अब पोस्ट ऑफिस को अगर पूरे चार्जेस नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस लेख का वितरण क्यों करेगा, वो नहीं करेगा जब तक कि उसको पूरे चार्जेस नहीं मिल जाते हैं। तो उसको कहते हैं कि कम चार्जेस दे रखे हैं या कोई भी चार्जेस नहीं दे रखे हैं, उसको कहते हैं ड्यू चार्जेस, कि वो आपने पोस्ट ऑफिस वालों को देने हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा लेख आ जाता है स्पेशल लिस्ट में, उसको एंटर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल लिस्ट में ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर कोई भी पोस्टेज चार्जेस ड्यू हैं उनको स्पेशल लिस्ट में एंटर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उनकी डिलीवरी अलग से की जाएगी। क्लोज नंबर 39 है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू पर्दानशीन वुमेन। पर्दानशीन वुमेन क्या होती है, जो घूंघट में रहने वाली औरतें होती हैं, जब भी उनके लिए पंजीकृत वस्तु आएगी तो उसका वितरण क्या होगा। अब ये स्पेशल क्लोज बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पे औरतें अभी भी घूंघट में रहती हैं। तो पोस्टमैन जो होता है, अब मोस्टली ऐसा तो होता है कि वो गांव के सभी लोगों को जानता है, लेकिन अब जो घूंघट में रहने वाली औरतें होंगी वो उनको कैसे पहचानेगा, क्योंकि जो नज़दीक के होते हैं आस पड़ोस वाले वो तो पहचान लेंगे, लेकिन पोस्टमैन के लिए वो काम मुश्किल है। तो कैसे उनका वितरण किया जाएगा। रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू पर्दानशीन वुमेन हु हैव नो एजेंट, ठीक है। कोई भी पंजीकृत वस्तु है या कोई भी बीमित वस्तु है जो किसी पर्दानशीन महिला को भेजी गई है, उसको संबोधित की गई है, जिसका कोई भी अपना एजेंट नहीं है कि वो लेख को प्राप्त कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, हर सिग्नेचर और मार्क इफ शी इज इलिटरेट, ठीक है। अगर तो वो पढ़ी लिखी है तो भाई ठीक है, वो साइन कर देगी, ठीक है, सिग्नेचर उसके लिए जाएंगे। अगर वो अनपढ़ है तो ऐसी स्थिति में उसका थंब इम्प्रेशन या कुछ उन्हें प्राइवेट मोहर बनवा रखी है, ऐसी जो भी चीज़ होगी वो ली जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या की जाएगी, ऐसे ही उसको लेख का वितरण नहीं कर देना है कि भाई उसने सिग्नेचर कर दी और लेख उसको दे दिया, ऐसा नहीं करना है। अटेस्टेड बाई रिस्पेक्टेबल विटनेस नोन टू पोस्टमैन। अब दूसरी चीज़ जो है पोस्टमैन को क्या करनी है, पहले तो वो उस महिला के साइन या थंब इम्प्रेशन जो भी है वो ले लेगा। दूसरा, अब पोस्टमैन क्या करेगा कि किसी व्यक्ति से उन सिग्नेचर को रिस्पेक्टेबल विटनेस से, किसी गवाह से अटेस्टेड करवाएगा, सत्यापित करवाएगा, और वो व्यक्ति जो सत्यापित करेगा वो पोस्टमैन का नोन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी से भी करवाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। और दूसरी, एंड आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू विटनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्लोज का कि जो लेख है उसका वितरण किसको दिया जाएगा, वो भाई महिला को नहीं दिया जाएगा, जो पर्दानशीन वुमेन है उसको नहीं दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, जिस गवाह ने उसके सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन को सत्यापित किया होगा उसी को उस लेख का वितरण किया जाएगा, ठीक है। महिला का सिर्फ इतना रोल रहेगा, वो सिग्नेचर करेगी या थंब इम्प्रेशन लगाएगी। आर्टिकल का वितरण विटनेस को दिया जाएगा, गवाह को दिया जाएगा। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 40 डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर और पार्सल मेल, ठीक है जी। क्या हो गया कि रजिस्टर्ड आर्टिकल है, चाहे वो लेटर मेल का है चाहे वो पार्सल मेल का है, ठीक है। मैंने आर्टिकल अभी आपको बताया भी है कि आर्टिकल क्या चीज़ होती है। लेख जो होते हैं उसमें आपके कोई भी शामिल हो सकते हैं, वो लेटर भी हो सकते हैं, पार्सल भी हो सकते हैं, बुक पैकेट या कुछ भी हो सकता है, वो लेटर में आर्टिकल्स में गिने जाते हैं। लेटर्स में सिर्फ आपके पत्र ही आते हैं, पार्सल मेल में पार्सल वाले आर्टिकल्स ही आते हैं, लेकिन आर्टिकल्स में सभी आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी आर्टिकल, चाहे वो पत्र डाक का हो चाहे वो पार्सल मेल का हो, अगर वो क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब होता है कई बार फटे हुए मिलते हैं तो उसमें से सामान ना मिले, तो ऐसी स्थिति में उसका वितरण कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। मैन रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर और पार्सल मेल इज रिसीव्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज्ड कंडीशन। जब भी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल, कोई पंजीकृत वस्तु, चाहे वो पत्र मेल की है या पार्सल मेल की है, ऑफिस ऑफ डिलीवरी वितरण डाकघर में डैमेज्ड कंडीशन में क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होती है, और नोटिस सेंट बाय पोस्ट मास्टर, ठीक है। नोटिस भेजा जाएगा एक पोस्ट मास्टर के द्वारा ऑफ दैट ऑफिस टू एड्रेस रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस। तो डैमेज्ड कंडीशन में आर्टिकल प्राप्त हो गया है ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, तो जो ऑफिस ऑफ डिलीवरी होगा उस ऑफिस ऑफ डिलीवरी का जो पोस्ट मास्टर होगा वो एड्रेसी को प्राप्तकर्ता को एक नोटिस भेजेगा, और नोटिस किस चीज़ के रिलेटेड भेजेगा, उसको पोस्ट ऑफिस में आने के लिए कहेगा कि आप पोस्ट ऑफिस में आए, ठीक है। क्यों आए, कि आपका जो आर्टिकल है वो देख लें, आप अगर ठीक लगता है आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फटा हुआ है आप वापस भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब भाई आप पोस्टमैन के हाथ भेजेंगे, अब एड्रेस ही बोलेगा पोस्टमैन ने इसको फाड़ा है या वो कुछ भी बोल सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको भेजा नहीं जाएगा, उसको एड्रेसी को ही पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट की जाती है वो एक निर्धारित समय होता है, एड्रेसी को दिया जाता है कि उतने समय के भीतर वो पोस्ट ऑफिस में आएगा। तो अगर वो इनलैंड आर्टिकल था, अगर तो वो अंतर्देशीय डाक था, ठीक है, रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड आर्टिकल था इनलैंड वाला, तो उसको 7 दिन का समय दिया जाता है पोस्ट ऑफिस में आने के लिए अपना आर्टिकल लेने के लिए। और वहीं पे अगर फॉरेन आर्टिकल है, ठीक है, फॉरेन से विदेश से आया है, तो ऐसी स्थिति में उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा अपना लेख लेने के लिए। टू टेक डिलीवरी पर्सनली और थ्रू एजेंट, ठीक है, वो पर्सनली भी आ सकता है, अपना एजेंट भेज सकता है, तो आर्टिकल का वितरण वो ले सकता है। लेकिन ये समय सीमा उसको ध्यान में रखनी है इतने समय के भीतर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इनलैंड आर्टिकल के लिए 7 दिन का समय और फॉरेन आर्टिकल के लिए 15 दिन का समय उसको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस अटेंड करने के लिए। दिस नोटिस इज प्रोड्यूस्ड एट पोस्ट ऑफिस बिफोर डिलीवरी अफेक्टेड। अब ये जो नोटिस भेजा जाएगा पोस्ट मास्टर के द्वारा एड्रेसी को, तो वो नोटिस भी साथ में लेके आना है, ठीक है, ऐसे नहीं चले आना है, नोटिस जो होगा वो भी साथ में लेके आना है पोस्ट ऑफिस में। एंड इफ प्रेजेंटेड बाय एजेंट, और अगर वो ही नोटिस एजेंट लेके आता है, हिज नेम एंटर्ड ऑन फॉरम, ठीक है, बिफोर इट लीव्स द एड्रेसीज कस्टडी, ठीक है, तो एड्रेसी को, क्योंकि अब जो नोटिस है वो तो एड्रेसी को भेजा है, तो एड्रेसी जब उसको अपनी कस्टडी से अपने एजेंट को देगा, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर वो उसका नाम जरूर लिखेगा। उसके बाद है आपके पास क्लोज नंबर 41, डिलीवरी ऑफ पार्सल एंड पीरियड ऑफ देयर डिटेंशन एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी। पार्सल का वितरण, अब पार्सल का वितरण थोड़ा विशेष है, थोड़ा स्पेशल है। अब कैसे स्पेशल है वो हम करेंगे, और साथ में उसको पोस्ट ऑफिस में रोकने की अवधि, ठीक है, कितने समय के लिए उसको रोक कर रखा जा सकता है। अब हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए क्या, उसको हम 7 दिन के लिए रोक कर रख सकते हैं, लेकिन पार्सल के लिए क्या नियम है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वितरण के बारे में देखेंगे कि कोई भी पार्सल है उसका वितरण कैसे किया जाएगा। कोई भी पार्सल है, पार्सल अप टू 10 kg एक्सेप्ट वीपी एंड पोस्ट रेस्टेंट, कोई भी पार्सल है जिसका वजन 10 किलोग्राम से कम है, ठीक है, अप टू 10 kg मतलब 10 किलोग्राम तक है, फिर वो आपका वीपी आर्टिकल और पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है, वो लेख नहीं है या पार्सल नहीं है। तो वीपी पार्सल और पोस्ट रेस्टेंट पार्सल को छोड़कर अगर कोई भी पार्सल जिसका वजन 10 किलोग्राम से कम है, इशूड फॉर डिलीवरी ओनली वंस, तो उसको वितरण के लिए सिर्फ एक ही बार इशू किया जाएगा। इफ कैन नॉट डिलीवर्ड थ्रू एनी कोज ऑन फर्स्ट प्रेजेंटेशन बाय पोस्टमैन ब्रिंग बैक टू पोस्ट ऑफिस एंड नोट बी इशूड अगेन फॉर डिलीवरी। तो पहली बार मान लीजिए उसको वितरण के लिए भेजा गया पोस्टमैन के माध्यम से, और पहली बार किसी वजह से उसका वितरण नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्सल को दूसरी बार वितरण के लिए इशू नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बार क्या किया जाएगा, नोटिस ऑफ अराइवल ऑफ पार्सल इशूड एट नेक्स्ट डिलीवरी, दूसरे वितरण के समय, ठीक है, दूसरे वितरण के समय पार्सल के आगमन की सूचना, पार्सल के आने का नोटिस जो है वो पोस्टमैन के माध्यम से एड्रेसी को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, ताकि वो पर्सनली या एजेंट को भेज के उस पार्सल का वितरण ले सके। तो ध्यान रखना है, कोई भी पार्सल जिसका वजन 10 किलोग्राम से कम है, बीपी और पोस्ट रेस्टेंट पार्सल को छोड़कर उसको वितरण के लिए सिर्फ एक ही बार इशू किया जाएगा, और पहली बार इशू करने के बाद अगर किसी वजह से वो उसका वितरण लेने में असफल रहता है जो एड्रेसी है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी बार उस पार्सल के लिए नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा, जो भी एड्रेसी होगा पोस्टमैन के माध्यम से, और दूसरा उस पार्सल का वितरण जो है वो पोस्ट ऑफिस में किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे पार्सल अबव 10 kg, क्योंकि पार्सल जो है इसकी वजन सीमा जो है 20 किलोग्राम होती है, 20 किलोग्राम तक हम कोई भी पार्सल भेज सकते हैं। तो अगर पार्सल 10 किलोग्राम से नीचे है तो हमने कर लिया कि एक ही बार इशू किया जाएगा, लेकिन अगर पार्सल जो है वो 10 किलोग्राम से ऊपर का है, ठीक है, ऐसी स्थिति में नोट इशूड फॉर डिलीवरी, तो इसको वितरण के लिए जारी ही नहीं किया जाएगा। जारी नहीं करेंगे तो भाई डिलीवरी कैसे होगी, नोटिस ऑफ अराइवल ऑफ पार्सल थ्रू पोस्टमैन टू एड्रेसी, तो इसमें भी सेम वही है कि नोटिस भेजा जाएगा, सूचना भेजी जाएगी पोस्टमैन के माध्यम से उस पार्सल के लिए फॉर टेकिंग डिलीवरी पर्सनली और बाई एजेंट एट पोस्ट ऑफिस विंडो। तो 10 किलोग्राम से अधिक वजन का कोई भी पार्सल होगा उसका वितरण केवल डाकघर विंडो पर किया जाएगा। पोस्टमैन के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा एड्रेसी को उस पार्सल के वितरण के लिए। If addressee fails to take delivery of parcel at post office within 7 days from date of presentation of notice, parcel will be treated as unclaimed। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है कि पार्सल जो है वो हमने कर लिया, अब 7 डिटेन करके रखा जाएगा पोस्ट ऑफिस विंडो में, उसको रोक के रखा जाएगा। अब 7 दिनों तक उसको रोक के रखा जाएगा, क्या फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जब उसको प्रस्तुत किया गया था या उसके आने का जो नोटिस है वो दिया गया था, उस समय से काउंट किए जाएंगे 7 दिन। अगर उन 7 दिनों के भीतर वो उसका वितरण लेने में असफल रहता है तो उस पार्सल को अनक्लेम माना जाएगा। अनक्लेम मतलब लावारिस माना जाएगा। ठीक है जी, लावारिस आपको पता ही है, जिसका कोई वारिस ना हो, तो ठीक है, उसको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा।
अगला है आपके पास क्लोज नंबर 42, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमित वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाएगा। इंश्योर्ड अप टू 500 रुपीज़। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होते हैं आपके इंश्योर्ड आर्टिकल, दूसरे होते हैं वीपी आर्टिकल। दोनों में क्या फ़र्क है। इंश्योर्ड आर्टिकल, अब जब भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जाता है तो उसमें एड्रेसी से प्राप्तकर्ता से कोई भी पैसे नहीं लेने होते हैं। हालांकि जो सेंडर होता है इंश्योरेंस के लिए पैसे देता है, लेकिन जो एड्रेसी है उससे कोई भी चार्जेस नहीं लेने होते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा इंश्योर्ड। दूसरा जो होता है बीपी आर्टिकल, उसके बारे में क्या होता है, उसके बारे में ये होता है कि जो वीपी आर्टिकल है उसके लिए एड्रेसी से पैसे लेने होते हैं। अब दोनों में, अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इंश्योर्ड आर्टिकल है इसको पोस्टमैन के माध्यम से 500 रुपीज़ तक की लिमिट तक का वितरण दिया जा सकता है, और वहीं पर वीपी आर्टिकल जिसके लिए एड्रेसी से पैसे लेने होते हैं वो लिमिट है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपये तक का अगर कोई वीपी लेख है तो वो पोस्टमैन के माध्यम से वितरित किया जाएगा, क्योंकि भाई पैसे लेने और पैसे वाला मामला हमेशा खतरनाक होता है। और 100 रुपये से कम का है तो वो कर सकता है पोस्टमैन, लेकिन इससे ज़्यादा का होगा नहीं करेगा। इंश्योर्ड आर्टिकल 500 रुपीज़ तक अगर उसकी इंश्योरेंस की गई है तो वो पोस्टमैन के माध्यम से, 500 रुपये से कम के लिए उसको इंश्योर किया गया है तो उसको पोस्टमैन के माध्यम से ऑर्डिनरी, जैसे वो बाकी लेखों का वितरण करता है, साधारण रूप से उसका भी वितरण करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इंश्योर्ड अप टू 500 रुपीज़। अगर कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है जिसकी इंश्योरेंस 500 रुपीज़ तक की गई है, डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी मैनर, तो उसका वितरण जैसे नॉर्मल बाकी लेटर्स होते हैं वैसे ही वो कर देगा। इंश्योर्ड फॉर मोर देन 500, लेकिन अगर वही इंश्योरेंस 500 रुपीज़ से ज़्यादा की है, डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, तो उसका वितरण जो है वो डाकघर खिड़की पर ही किया जाएगा। इंटीमेशन ऑफ अराइवल बाई पोस्ट ऑफिस टू एड्रेसी, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्राप्तकर्ता को उस लेख के या उस इंश्योर्ड आर्टिकल के पहुंचने की इंटीमेशन सूचना दी जाएगी। एड्रेसी और एजेंट साइन बोथ एड्रेसी और एजेंट साइन बोथ रिसिप्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एड्रेसी होगा या उसका एजेंट जो भी होगा वो रिसिप्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब इंश्योर्ड आर्टिकल जो होते हैं इसके लिए एक खास चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ एनी नहीं लिखा हुआ साथ में, ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी आपके इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उनके साथ एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो भेजी ही जाती है, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ चार्ज होती है, दूसरी होती है कंपलसरी, आपको भेजनी ही भेजनी है। तो जो एड्रेसी है उसका एजेंट होगा वो रसीद और साथ में एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि इंश्योर्ड आर्टिकल है, हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल होगा, उसका वितरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एड्रेसी है उसका एजेंट उसके लिए रिसीप्ट के ऊपर साइन नहीं करता है। तो वो रसीद के ऊपर भी साइन करेगा, साथ में इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए जो एक्नॉलेजमेंट होगी उसके ऊपर भी साइन उसे करने पड़ेंगे। नोट 1, एन इंश्योर्ड आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी नोट एक्सेप्टेड बाय एड्रेसी, ठीक है। जब एक बार इंश्योर्ड आर्टिकल को बीमित लेख को वितरण के लिए भेजा गया है, एड्रेसी के लिए भेजा गया पोस्टमैन के माध्यम से, नोट वी सेंट आउट फॉर सेकेंड टाइम, एक बार भेजा गया वितरण नहीं हुआ तो दूसरी बार उसको इशू नहीं किया जाएगा, दूसरी बार पोस्टमैन के माध्यम से उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा। इंटीमेशन टू एड्रेसी प्लस आर्टिकल डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ इंटीमेशन विद रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट ड्यूली साइंड। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, दूसरी बार में उस इंश्योर्ड आर्टिकल के आने की सूचना, उसके आगमन की सूचना एड्रेसी को दी जाएगी, साथ में आर्टिकल जो है वो कहाँ पे वितरित किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस विंडो पर प्राप्त किया जाएगा, और जो एड्रेसी है उसको क्या लेके आना पड़ेगा, साथ में जो इंटीमेशन स्लिप, क्या जो इंटीमेशन स्लिप यहाँ पे लिखा है ना उसको भेजी जाएगी, वो वाली साथ में लेके आएगा, साथ में रिसिप्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट जो भी होगी उसके ऊपर भी उसको साइन करने होंगे। इफ एड्रेसी ओमिट्स टू टेक डिलीवरी विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन, अब इंटीमेशन जो उसको भेजी जाएगी उसमें टेक टाइम निर्धारित लिखा होगा कि इतने समय के भीतर आपको पोस्ट ऑफिस में आके उसका वितरण लेना है। अगर वो उस निर्धारित समय के भीतर नहीं आता है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल जो है उसके ऊपर रिफ्यूज्ड लिख कर उसको वापस कर दिया जाएगा। नोट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, when receipt plus acknowledgement duly signed together with intimation slip presented by addressee or his agent at to post office, place his sign on intimation in presence of delivery assistant of post office and surrender intimation to post office is delivery if delivery is taken। अब यहाँ पे देखो जो रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, वो दोनों साइन करके प्रेजेंट की जाती है इंटीमेशन स्लिप के साथ, क्योंकि इंटीमेशन स्लिप भेजी जाएगी, अगर वो पहली बार उसका वितरण नहीं लेता है तो ये कहीं पर भी नहीं आया, इंटीमेशन स्लिप को वो साइन करके लाएगा। इंटीमेशन स्लिप जो होगी वो साइन करेंगे वो पोस्ट, जो भी डिलीवरी असिस्टेंट होगा, जो भी वितरण सहायक होगा पोस्ट ऑफिस का, उसकी प्रेजेंस में, उसकी देख रेख में इंटीमेशन स्लिप के ऊपर वो साइन करेंगे, और साथ में इंटीमेशन स्लिप को भी पोस्ट ऑफिस को समर्पित कर देंगे, सरेंडर कर देंगे अगर वो उस लेख का वितरण लेना चाहते हो।
अब आगे आगे आपका क्लोज नंबर 43 डिलीवरी ऑफ वीपी आर्टिकल। तो अब इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण और वीपी आर्टिकल का वितरण, इन दोनों के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंश्योर्ड के लिए ध्यान रखना है, कोई पैसे नहीं लेने हैं तो लिमिट जो है वो ज़्यादा है, 500 है। वहीं पे वीपी आर्टिकल जिसके लिए पैसे लेने हैं वही लिमिट कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे दे रखा है वीपी आर्टिकल अप टू 100 रुपीज़, कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल है जो 100 रुपये तक है, 100 रुपये से कम वैल्यू का है, डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी मैनर, उसका वितरण जो वो साधारण रूप से जैसे बाकी लेखों का किया जाता है वैसे किया जाएगा। वीपी आर्टिकल अबव 100, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर वीपी आर्टिकल जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा का है, डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, तो उसका वितरण जो है वो डाकघर खिड़की पर ही किया जाएगा। इंटीमेशन ऑफ अराइवल टू एड्रेसी, इसमें भी सेम चीज़ है, एड्रेसी को प्राप्तकर्ता को इंटीमेशन भेजी जाएगी, सूचना भेजी जाएगी। और एंड आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस, और लेख का वितरण पोस्ट ऑफिस में किया जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट एंटर्ड इन फॉरम और रिसिप्ट ऑन रिवर्स ऑफ द इंटीमेशन इन कैश। तो ये देखो भाई, आपका वीपी आर्टिकल है उसके साथ लगा होता है वीपीएमओ, क्योंकि ये दोबारा से आएंगे तो इसलिए यहाँ पे हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वीपीएमओ लगा होता है उसके साथ, और जो भी फॉरम या इंटीमेशन होगी उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई इतने रुपए के लिए आपका जो है वीपी आर्टिकल आया है। तो जो भी लिखा होगा, जो भी अमाउंट एंटर किया होगा वो उनको भाई देना पड़ेगा। साथ में इंटीमेशन स्लिप भी लेके आएंगे, जो भी रसीद है उसके ऊपर भी साइन करेंगे। ये सारी चीज़ें वो करके अपने आर्टिकल का वितरण ले सकते हैं। इफ अमाउंट एक्सीड्स 25 रुपीज़ एंड डिलीवरी इज टू बी मेड थ्रू विलेज पोस्टमैन, अगर यहाँ पे दूसरा है विलेज पोस्टमैन, ग्रामीण डाकिया जो है उसके माध्यम से वीपी ले का वितरण होना है, और अमाउंट जो है वो 25 रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मल जो पोस्टमैन होते हैं उनकी बात 100 रुपीज़ तक है, विलेज पोस्टमैन जो है उसके लिए ही बोला गया, तो 25 रुपीज़ की लिमिट है उसके लिए। भैया जैसे आपके एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट एमडी की बात कर रहे हैं, जो मेल डिलीवरर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जीडीएस की बात कर रहे हैं, उनकी लिमिट कितनी है, 25 रुपीज़, ठीक है। देन आर्टिकल बिल डिलीवर एट पोस्ट ऑफिस विंडो ओनली एज इन सेकंड। तो इस तरह से, ठीक है, इंटीमेशन भेजी जाएगी, इस तरह से ये जो हमने किया इसमें इसी तरह से उसका वितरण किया जाएगा। भाई अब कई बार बीपी आर्टिकल जो है अभी आपके ज़्यादा भी आते हैं, ठीक है, तो भाई लड़ने मत लग जाना कि हमारी लिमिट 25 है, कर देना, पढ़ने के लिए सिर्फ ठीक है ये, ठीक है। बाकी आप बोलेंगे ना कोई तो फिर लड़ाई होगी, आपने नहीं करनी है। आगे चलते हैं। इफ अमाउंट रिकवर्ड ऑन वीपी इज अबव 20 रुपीज़ एंड आर्टिकल इज टेकन एट पोस्ट ऑफिस काउंटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया है कि मान लीजिए कोई भी वीपी आर्टिकल है उसके ऊपर जो अमाउंट आपने रिकवर करनी है, रिकवर क्या आपने करनी है, आप रिकवरी एजेंट नहीं है, क्यों वो रिकवर करेंगे जो भी अमाउंट, वो किसको भेजा जाएगा, सेंडर को भेजा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट रिकवर्ड ऑन वीपी आर्टिकल इज अबव 20 रुपीज़। अब जो उसके ऊपर अमाउंट रिकवर करना है, मान लीजिए वो कितने से, 20 रुपये से ज़्यादा है, एंड आर्टिकल इज टेकन एट पोस्ट ऑफिस काउंटर, और जो लेख है उसका वितरण कहाँ पर लिया जाता है, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लिया जाता है। अमाउंट में बी पेड आइदर इन कैश और चेक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अमाउंट पे किया जाएगा वो आप या तो कैश में दे सकते हैं, आप उसको चेक भी दे सकते हैं। 20 रुपये के लिए कोई चेक काटेगा, निकालोगे तो आप गालियाँ, लेकिन आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पोस्ट ऑफिस काउंटर पर, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो विलेज पोस्टमैन है या दूसरे भी पोस्टमैन हैं वो चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो अगर घर पर जाके उसका वितरण करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 25 रुपये के लिए कोई वीपी आर्टिकल आता है और वो घर पर जाकर उसका वितरण कर रहे हैं, तो वहां पे अगर उनको कोई चेक देगा तब वो चेक स्वीकार नहीं करेंगे। चेक तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो लेख का वितरण पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लेंगे और वैल्यू जो है उसकी 20 रुपये से ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज ड्यू, सीमा शुल्क दे वस्तुओं का वितरण। सीमा शुल्क जो होते हैं, कस्टम ड्यूटी जिनके ऊपर लगनी है, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीए वालों के लिए कस्टम ड्यूटी देखेंगे उनके लिए आगे क्या होती है, कैसे लगती है। इफ़ कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज़, अब जो किसी भी लेख के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो लगनी है, मान लीजिए वो 50 रुपये से एक्सेस में है, 50 रुपये से ज़्यादा है, आर्टिकल ऑर्डिनरी डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, लेख का वितरण साधारण रूप से पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर किया जाएगा। इन केस प्रेसिडेंसी एंड फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस लिमिट इज 100 रुपीज़, अगर प्रेसिडेंसी या फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस है, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस हमने किया है, उसकी डेफिनेशन किया क्या होता है, तो उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज़। कस्टम ड्यूटी पेड आइदर इन कैश और चेक, और ये जो कस्टम ड्यूटी है उसको कैश में भी दिया जा सकता है और इसके लिए आप चेक भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं। क्लोज नंबर है आपका 45, डिलीवरी फी, ठीक है। अब ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डिलीवरी फीस क्या होती है, वितरण शुल्क होता है। अब वितरण शुल्क आप सोचेंगे भाई पोस्टिंग करने के लिए भी शुल्क लगता है, हमारे लिए कोई लेख आता है, हमने तो कभी उसके लिए डिलीवरी फीस दी नहीं है।
तो ये आपके लिए नहीं, जब आपके लिए कोई फॉरेन से आर्टिकल भेजेगा तब उसके ऊपर आपको भी डिलीवरी फीस देनी पड़ेगी। स्मॉल पैकेट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर चार्ज्ड ऑन डिलीवरी। फॉरेन पैकेट है कोई भी, ठीक है, स्मॉल पैकेट, सॉरी फॉरेन पैकेट नहीं, स्मॉल पैकेट, ठीक है, छोटे पैकेट, ये आपका आएगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में, सभी के लिए नहीं है, पीए वालों के लिए। तो जो भी स्मॉल पैकेट होते हैं जब भी वे फॉरेन कंट्री से रिसीव होते हैं, आपके लिए मान लीजिए आया है स्मॉल पैकेट, तो भाई फ्री में आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना, स्मॉल पैकेट जो होते हैं उनके लिए आपको डिलीवरी फी देनी होती है। डिलीवरी फी मतलब वितरण शुल्क, कि आप उसका वितरण ले रहे हैं तो आपको उसके भी चार्जेस देने पड़ेंगे। क्लॉज नंबर 46, अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल्स एट नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिसेज। नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिसेज क्या मतलब हो जाएगा, ऐसे डाकघर जो डिलीवरी का वितरण का काम नहीं करते हैं, उनमें अधिक मूल्य के लेखों के वितरण की व्यवस्था। फॉर कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक who required to call at post office for taking delivery of over value insured और VP articles, कि हमने 42 और 43 में करा है कि 100 रुपये से ज़्यादा या 500 रुपये से ज़्यादा के वो हो जाएंगे, उनका वितरण कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर किया जाता है। तो जनता की सुविधा के लिए, जनता के कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, जब भी कोई आपके ओवर वैल्यू VP इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं जिनके वितरण के लिए उसके एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर ऑथराइज्ड टू एम्पावर नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिसेज टू डिलीवर सच आर्टिकल्स एट विंडो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन ऑथराइज कर सकता है नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिसेज को कि वो ऐसे लेखों का वितरण कर सकें, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जा सकता है। इवन दे डोंट परफॉर्म डिलीवरी वर्क, चाहे वो डिलीवरी का काम नहीं भी करते हैं तब भी सुपरिटेंडेंट उनको अधिकृत कर सकता है कि वो क्या करें, ओवर वैल्यू जो भी आपके VP इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं उनका वितरण कर दें। आगे चलते हैं, क्लोज नंबर 47 है पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो यहाँ पे छोटा सा ये है पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, बाकी आगे फिर से एक मनी ऑर्डर का टॉपिक आएगा लंबा चौड़ा, फिर हम उसको और भी डिटेल में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करते हैं। मनी ऑर्डर जो होते हैं, मनी ऑर्डर आते हैं, उनका भुगतान कैसे करना, उनकी पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर मेड एट एड्रेस ऑफ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मनी ऑर्डर है उसका भुगतान कहाँ पे किया जाता है, पेई कौन होता है। अब इसमें दो वर्ड आपके आएंगे, एक आएगा पेई, दूसरा आएगा आपके पास रिमीटर, ठीक है। पेई और रिमीटर में क्या फ़र्क होता है, रिमीटर वह व्यक्ति होता है जो मनी ऑर्डर को भेजता है और पेई वह व्यक्ति होता है जो उस मनी ऑर्डर की राशि को प्राप्त करता है। तो ये होते हैं पेई और आपके रिमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर मेड एट एड्रेस ऑफ पेई। जो मनी ऑर्डर है उसकी पेमेंट कहाँ पे की जाती है, जो एड्रेसी है या जो पेई है, ठीक है, एड्रेसी आप नहीं कहेंगे यहाँ पे, आप क्या कहेंगे, पेई कहेंगे। पेई को उसके घर पर या उसके एड्रेस पर दी जाती है। अब जो पेई होगा, प्राप्त करता होगा, वो साइन करेगा, किसको साइन करेगा, मनी ऑर्डर प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब जो मनी ऑर्डर होता है उसके साथ ही एक्नॉलेजमेंट होती है, तो मनी ऑर्डर और एक्नॉलेजमेंट दो जगह पे वो साइन करेगा एंड रिटर्निंग दैम टू पोस्टमैन, और साथ में फिर वो जो भी एक्नॉलेजमेंट और मनी ऑर्डर होगा उसको पोस्टमैन को वापस कर देगा। कूपन शुड बी रिटेन्ड बाई पेई। अब पेई के पास क्या रहेगा, कूपन रहेगा, ठीक है, ये हो गया। आगे आपके पास है पर्सन हु इज नॉट रिसाइडिंग परमानेंटली विद इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ पेमेंट। ऑफिस ऑफ पेमेंट जहाँ से मनी ऑर्डर का भुगतान करना है, पेमेंट करनी है। कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ पेमेंट का जो अधिकार क्षेत्र है, उसका जो ज्यूरिडिक्शन है, उसमें परमानेंटली स्थायी रूप से नहीं रहता है, और ना ही वो पोस्ट मास्टर का नोन है, ठीक है, पोस्ट मास्टर भी उसको नहीं जानता है। एमओ पेड ओनली ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ, ठीक है, मनी ऑर्डर का भुगतान उसको तभी किया जाएगा जब वो कोई संतोषजनक प्रूफ या सबूत लेके आएगा कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो मनी ऑर्डर में पेई का नाम लिखा हुआ है, मैं वही हूँ, तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ लेके आएगा। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल एट इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज फॉर दी पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। फिर से आ गया यहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर, जैसे कोई भी फर्म या हमने कंपनी के लिए क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में रजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं तो उनका वितरण कैसे करना है, वैसे ही यहाँ पे आ गया मनी ऑर्डर के बारे में। अब मनी ऑर्डर के बारे में क्या हो जाएगा, मनी ऑर्डर के बारे में ये हो जाएगा, इनके लिए एक स्पेशल किया जाता है, एक स्पेशल पेमेंट कर सकते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, मनी ऑर्डर बाई चेक और पोस्टल पे और बुक ऑफ एडजस्टमेंट इन केसेस ऑफ अ फर्म, बिजनेस हाउसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एक्सेट्रा which receive a large number of money orders or where the amount of money orders payable to a single person exceeds 100 रुपीज़। भाई यहाँ पे जो मनी ऑर्डर का भुगतान है, मान लीजिए कोई भी फर्म है, बड़ी संख्या में उसको मनी ऑर्डर्स आते हैं, तो उनका भुगतान कैसे किया जा सकता है, चेक के द्वारा, पोस्टल पे ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। ये भी आपका भुगतान करने का एक अरेंजमेंट होता है बाई
बुक एडजस्टमेंट, क्या बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से भी किया जा सकता है। ये सारे तरीकों के, इन 3 तरीकों के माध्यम से उनके जो मनी ऑर्डर हैं उनका भुगतान किया जा सकता है। अब मान लीजिए उसके लिए 100 मनी ऑर्डर आते हैं किसी फर्म के लिए, अब रिसीव करने वाला वहाँ पर भी हो सकता है एक ही व्यक्ति हो, तो वो कैसे उन सभी को 100 को सिग्नेचर करेगा, फिर सभी के पैसे गिनेगा कि सही है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे चेक के माध्यम से, पोस्टल पे या बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से वितरित किया जाएगा, उनका भुगतान कर दिया जाएगा। नोट की बात करें, पे कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बोथ बाई चेक और पोस्टल पे ऑर्डर। अब पे जो है वो इसका भुगतान नहीं ले सकता है मनी ऑर्डर का, जो कैसे, चेक या पोस्टल पे के माध्यम से। मनी ऑर्डर एक्सीडिंग 500 रुपीज़ नॉट नॉर्मली पेड बाई विलेज पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। अब जो मनी ऑर्डर है अगर 500 रुपीज़ से अधिक है, नॉर्मली विलेज पोस्टमैन के माध्यम से उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। पेमेंट ऑफ सच मनी ऑर्डर मेड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऐसे मनी ऑर्डर का जो भुगतान है या पेमेंट है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही की जाएगी। एंड इंटीमेशन सेंड थ्रू विलेज पोस्टमैन, तो सेम वही इंटीमेशन भेजी जाएगी, सूचना भेजी जाएगी। इन सर्टेन केसेस एमओ अप टू 2000 रुपीज़ आर पेड बाई विलेज पोस्टमैन, तो कुछ एक स्थितियों में 2000 रुपये तक के मनी ऑर्डर का भुगतान भी विलेज पोस्टमैन के माध्यम से किया जाता है। अब आपने देखा होगा मनी ऑर्डर आपको तो 5000 रुपये के भी आते हैं, तो वो कौन से होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ईएमओ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होते हैं, तो सेम ही लिमिट है, लेकिन भाई आपने लड़ना नहीं है, इसको याद रखना है कि भाई ठीक है, हाँ ओके है, 500 रुपीज़ तक आएगा, विलेज पोस्टमैन उसको डिलीवर कर सकता है, ऐसा इसको याद रखना है। लड़ने नहीं लग जाना है कि भाई आपका मनी ऑर्डर है, ठीक है, होता है ना कई बार आप हो जाते हैं। तो आज हम करेंगे यहीं तक, ठीक है जी, क्लोज नंबर 47 तक करेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। किसी भी आपको लाइन में या कोई भी आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है, ज़रूर आप उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर कोई और डाउट पूछता है या किसी को कुछ गलत लगता है वो भी ज़रूर बताएगा। और बाकी भी ज़रूर दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की हेल्प करते हैं भाई, भगवान भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो भी एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। आप दूसरों की मदद करेंगे, आपके भी डाउट क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में बहुत कॉन्फिडेंस हो और आपका वही गलत हो, ठीक है, तो आपका वहाँ से डाउट क्लियर हो सकता है। तो आप ज़रूर उस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे कि बाकी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका मजाक बनाएं, या इस तरह से आपने नहीं करना है, ठीक है, आपने दूसरों की हेल्प करनी है। थैंक यू।